हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ डेयरडेविल सीज़न 1। तो आज मैं इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है, जो कि सड़क में काफ़ी लोगों से घिरा हुआ लेटा हुआ था। दरअसल उस जगह पर एक केमिकल ट्रक पलट गया होता है और क्योंकि मैट ने एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया था, इसी वजह से मैट के ऊपर वो सारा केमिकल गिर जाता है। साथ ही मैट को कुछ ही देर में उस केमिकल की वजह से अब सब दिखना भी बंद हो जाता है। अब सीन काफ़ी साल आगे आता है, जहाँ मैट अब बड़ा हो गया था और अब वो एक चर्च में आया हुआ था, जहाँ पे कन्फेस रूम में वो फादर से बोल रहा था कि मैं अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, जो कि एक बॉक्सर हैं, और अगर वो पिट भी रहे होते हैं तो वो तब तक पिटते रहते हैं जब तक कि सामने वाला आदमी थक ना जाए, और जैसे ही वो थक जाता है तो मेरे पिता उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर वो हर मैच जीत जाते हैं और मुझे बिल्कुल उन्हीं की तरह निडर और ताकतवर बनना है। अब काफ़ी देर ऐसी ही बीत जाती है और तब फादर इससे पूछते हैं कि क्या पाप है जो तुम यहाँ पर कबूल करना चाहते हो। जवाब में तो मैट बोलता है कि अभी तक तो इसने कोई भी पाप नहीं करे, पर ये उन पापों की माफ़ी मांगने आया है जो पाप ये करने जा रहा है। इतना बोलकर मैट अपना चश्मा पहनता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कुछ लड़कियों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे, और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि ये लोग लड़कियों को स्मगल करते हैं और इसी वजह से ये लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। तभी वहाँ मैट पहुँच जाता है, जिसने अपनी आंखों पर एक टोपे टाइप का मास्क पहना हुआ था। अब मैट के मास्क की वजह से कोई भी मैट की शक्ल को सही से नहीं देख पाता, और इसके बाद मैट इन लोगों को मारना पीटना चालू करता है और कुछ ही देर में ये इन सभी लोगों को मार पीट कर सभी लड़कियों को फ्री कर देता है। और जिसके बाद वो उन लड़कियों को वहाँ से भगाने के बाद खुद उस आखिरी आदमी के ऊपर चढ़कर उसे बहुत बुरी तरह मारता रहता है। अब जब मैट अगले दिन सुबह सो रहा होता है तो उसे फॉगी की कॉल आती है, जो इसका बेस्ट फ्रेंड और साथ ही इसका पार्टनर था, और ये दोनों आपस में लॉयर का काम करते हैं। अब इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि मैट तब से ही ब्लाइंड है, जब से उसके साथ वो केमिकल एक्सीडेंट हुआ था। तब जाकर ये रिवील होता है कि दरअसल मैट के पास कोई सुपर पावर है, तभी वो पिछली रात उन लोगों को बड़ी बुरी तरह से मार पाया। अब फॉगी जल्दी से इससे मिलने को बोलता है और कॉल काट देता है, जिसके बाद कॉल काटकर फॉगी एक पुलिस वाले से बातें करते हुए उसे उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे देता है और उसे अपनी बातों में फंसाता हुआ बोलता है कि अगर इनके लायक कोई केस मिले तो वो इन्हें ज़रूर दे। और अब क्योंकि पुलिस वाले की फॉगी ने मदद करी थी, इस वजह से पुलिस वाला भी इसकी बात मान जाता है। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फॉगी और मैट एक लड़की से मिलने आए हुए हैं, जो कि एक हाउस डीलर थी। वो लड़की फॉगी और मैट को एक रूम दिखाने आई थी, क्योंकि मैट और फॉगी साथ में एक ऑफिस खोलना चाहते थे। तब उस ऑफिस की टूटी फूटी हालत को देखकर फॉगी उसे लेने से मना कर देता है, पर मैट उसी ऑफिस को लेना चाहता था। इस वजह से आखिरी में जाकर फॉगी को इसकी बात माननी पड़ती है। वहीं हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में एक लाश पड़ी हुई थी। तभी वहाँ उस औरत को पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है, पर वो औरत चिल्ला चिल्ला कर मना करती रहती है कि ये काम मैंने नहीं करा है। तभी वो पुलिस वाला जिसे फॉगी ने अपनी बातों में फंसाया था, वो फॉगी को इस केस की खबर दे देता है। और तब मैट और फॉगी जेल में उस औरत के पास पहुंचते हैं जिसका नाम कैरन था, और तब कैरन इन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें अफोर्ड तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर फॉगी वहाँ से जाने लगता है, पर कैरन की हालत देखकर मैट वहीं रुक जाता है, जिस कारण से फॉगी को भी वापस आना पड़ता है। अब कैरन से बातें करने पर कैरन इन्हें बताती है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है वो कैरन का दोस्त डैनी था और वो उसी के डिपार्टमेंट में काम करता था। और पिछली रात जब कैरन डैनी के साथ ड्रिंक करने गई थी तो एक पैक के बाद ही कैरन को नींद आ गई, और फिर जब उसकी आंख खुली तो कैरन के हाथ में एक नाइफ था जिस पर डैनी का खून लगा था, और बगल में ही डैनी की लाश भी पड़ी हुई थी। पर कैरन बोलती है कि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा था, क्योंकि मैं तो उल्टा उसे पसंद करने लग गई थी। तब हम मैट को देख पाते हैं जो कि कैरन की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। और बात करी जाए मैट के सुपर पावर्स की, तो वो किसी भी छोटी से छोटी हलचल को बड़े आराम से सुन लेता है, और उसके सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो बड़े आराम से किसी की हार्ट बीट भी सुन लेता है, जिस कारण से वो कैरन की हार्ट बीट सुनकर पता लगा लेता है कि ये एकदम सच बोल रही है। वहीं हम एक जेम्स नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक निहायती बेशरम और कमीना इंसान था, और अब ये कैरन को मरवाने के लिए एक आदमी क्लाइड के पास आया हुआ था जो एक ऑफिसर था।
क्योंकि जेम्स के बॉस से क्लाइड ने बहुत सारे पैसे ले रखे होते हैं, तो जेम्स इसे ब्लैकमेल करता है कि या तो ये पैसे दे, नहीं तो ये कैरन को मार दे, नहीं तो ये लोग उसकी बेटी को मरवा देंगे। इस पर क्लाइड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इस वजह से अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कैरन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जब रात में कैरन को मारने के लिए वो इसके सेल में जाता है, तो वो कैरन का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब जब सांस रुकने की वजह से कैरन के प्राण निकलने ही वाले थे कि तभी सही टाइम पर कैरन इसकी आंख पर नोचती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब अगले दिन फॉगी और मैट कैरन को ये बोलकर आज़ाद करवा लेते हैं कि मैट की जान को जेल में खतरा है। और अब क्योंकि कैरन को उसके घर में भी खतरा हो सकता था, तो मैट उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ कैरन से बात करते हुए इसे ये पता चलता है कि कैरन का बड़ा बॉस मिस्टर मैकलिंटॉक, जो कि चीफ अकाउंटेंट था, कैरन ज़्यादातर उसके लिए ही काम करती थी। पर पिछले हफ्ते जब कैरन को एक पेंशन फंडिंग की फ़ाइल मिली जो मैकलिंटॉक के लिए थी, तो कैरन ने उसे खोलकर देखा। और जब उसने उस फाइल को खोला तो उसे पता चला कि इसमें जो पेंशन का अमाउंट है वो बहुत 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 ज़्यादा है, जो कि मिलियंस में था, और हर सेकंड इसमें पैसे का लेन देन हो रहा था। अब जब कैरन ने मैकलिंटॉक से इस बारे में बात करी, तो उन्होंने इसकी बातों को हंसकर टाल दिया और बोला कि वो सारी झूठी फाइल्स हैं। पर कैरन को शक हो गया था कि मैकलिंटॉक उससे कुछ छुपा रहा है। इस वजह से उसने उसकी और ज़्यादा जासूसी करनी चालू कर दी। और फिर जब एक दिन डैनी के साथ कैरन ड्रिंक करने गई, और उसी दिन ये हादसा हो गया जिसमें डैनी मारा गया। ये बताते हुए कैरन रोने लगती है और बोलती है कि मेरी वजह से डैनी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जिसमें उसका एक 5 साल का बेटा भी शामिल था। कैरन की ऐसी हालत को देखकर फॉगी उसे शांत कराने की कोशिश करता है, और इसके बाद मैट कैरन को अपने घर ले जाता है, जहां मैट से बातें करते वक्त कैरन उससे पूछती है कि वो यहाँ अकेला कैसे रहता है। इस पर मैट उसे बताता है कि अब इसे इस चीज़ की आदत हो गई है। अब मैट इससे उसी फंडिंग फाइल के बारे में पूछता है जो कि इसने मैकलिंटॉक के खिलाफ देखी थी, क्योंकि वो मैकलिंटॉक के लिए काफ़ी बड़ा सबूत साबित हो सकती थी। इस पर कैरन बताती है कि मैकलिंटॉक ने उससे उसी दिन वो फाइल ले ली थी। पर मैट उसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, पर वो इस बारे में इससे आगे कोई बात नहीं करता। वहीं हम मैडम गाओ को कुछ लोगों के साथ देख पाते हैं, और अगर आप मैडम गाओ के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैडम गाओ एक असली निंजा आर्मी को चलाती है, जिसमें ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करा करते हैं। तभी वहाँ पर जेम्स पहुँच जाता है, और जो स्मगलर्स लड़कियों को आगे सेल करा करते थे उनसे वो पूछता है कि इस बार लड़कियाँ कम क्यों थी। जवाब में स्मगलर्स उसे एक काले मास्क वाले आदमी के हमले के बारे में बताते हैं, जो कि मैट ही था, पर इन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब जेम्स इन पर गुस्सा होते हुए बताता है कि बॉस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम सबको बर्बाद कर देंगे। तब मैट के बॉस के गुस्से से बचने के लिए ये लोग कोई प्लान बनाते हैं, और सीन कैरन पर आता है, जो कि छुपकर रात में मैट के घर से कहीं जाने में लग रही थी। पर उसके कदमों की आवाज़ की वजह से मैट को उसके निकलने के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी आंख खोल लेता है। और अब हम कैरन को उसके घर के पास देख पाते हैं, जहां जाकर वो अपने टॉयलेट में जाती है, जहां उसने पेन ड्राइव में उसी फाइल की कॉपी को छुपा कर रखा हुआ था जिसमें उसने मैकलिंटॉक के खिलाफ सबूत देखा था। और तब वो उस पेन ड्राइव को लेकर वापस जाने लगती है कि तभी उसके ऊपर पीछे से एक आदमी हमला करता है और उससे वो पेन ड्राइव छीनकर अपनी जेब में रख लेता है। अब वो आदमी कैरन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर मैट मास्क पहनकर पहुँच जाता है, और वो अपना बाहुबल और पराक्रम दिखाते हुए उस आदमी से लड़ते हुए उसे मारने कूटने लगता है। और इनमें इसी तरह काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रहती है, और लड़ाई करते करते ही ये दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। और जिस वजह से मैट के काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और इसी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता, कि तभी वो कुछ सोचने लगता है। और सीन पास्ट में जाता है, जहां मैट छोटे में पढ़ाई कर रहा था, पर उसे दिख ना पाने की वजह से वो सही से पढ़ नहीं पाता। तब उसके डैड उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि उसे ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे भी उनकी तरह कोई फाइटिंग करियर चुनना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और साथ ही उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी सहन करना पड़ता है। इस वजह से यही बढ़िया है कि तुम बिल्कुल बहादुर बनो और अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना हथियार बनाओ। अब इन सब बातों को याद करके मैट को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैट खड़ा होकर उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसमें उसे खुद भी काफ़ी चोट लगती है। पर एट द लास्ट मैट उस आदमी के गले में चेन फंसाकर उस आदमी को खूब मारता है, और इसके बाद वो उसकी जेब से पेन ड्राइव निकालकर उस फाइल को और उस आदमी को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। अब अगले दिन जब जेम्स को इन सब चीज़ों की खबर मिलती है तो वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कैरन को भी छोड़ दिया गया था। तब जेम्स को उसके बॉस का फ़ोन आता है, जो कि जेम्स को
कैरन के वकील मतलब मैट और फॉगी पर नज़र रखने को बोलता है, क्योंकि कोर्ट में यही बताया गया था कि इन दोनों वकील की वजह से ही कैरन आज़ाद हुई है। और अगर आपको जेम्स के बॉस के बारे में जानना है कि वो कौन है, तो आप बने रहिए मेरे आगे के एपिसोड्स के साथ। वहीं हम मैट, कैरन और फॉगी को देख पाते हैं, जो कि कैरन के छूट जाने की वजह से काफ़ी खुश होते हैं। अब कैरन मैट और फॉगी से बोलती है कि तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, इस वजह से मैं रोज़ इस ऑफिस की साफ़ सफाई फ्री में कर दिया करूँगी। इस पर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अब जब मैट खाना खा लेता है तो इसके बाद वो सबसे छुपते हुए एक जिम में पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो अपनी पावर को इन्हेंस करने की कोशिश करने लगता है। और मीनवाइल हम मैडम गाओ को देखते हैं, जिसने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को पकड़ रखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गाओ ड्रग सप्लाई करती थी, तो अब हमें उसकी एक झलक देखने को मिलती है, जहां ये सारे ब्लाइंड लोग पन्नियों में ड्रग्स ही पैक कर रहे थे। दूसरी तरफ हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के क्राइम करते हुए देख पाते हैं, जो सब आगे जाकर आपस में जुड़ने वाले थे। लास्ट सीन में हम मैट को बिल्डिंग की छत पर देखते हैं, जहां वो अपनी सिक्स्थ सेंस के शहर में हो रहे क्राइम के बारे में सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है, जिसे कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तब मैट अपने मास्क नीचे करता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो बने रहिए मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।